से श्रीमान विपुल जी से निवेदन है कि वे आए और हम सभी को एसएसटी विषय की गूढ़ बातों के बारे में परिचय कराएं। हेलो, थैंक यू गुलशन जी। जैसे कि आप सब बच्चे जानते हो कि अभी 2 दिन पहले हम लोगों की बोर्ड की डेट शीट भी अनाउंस हो गई और जब तक ना किसी चीज की डेट नहीं फिक्स होती ना तब तक तो हमें लगता है कि भाई एग्जाम फरवरी में होगा, मार्च में होगा। लेकिन जब किसी चीज की डेट फिक्स हो जाती है उसके बाद टाइम ना भागना शुरू कर देता है। आप चाहे कोई कितना भी डिस्टेंस हो किसी चीज में, आप डेट फिक्स कर देंगे 6 महीने पहले किसी चीज की, 8 महीने पहले, तो वो जो समय है ना वो बहुत तेजी से गुजरता है जब डेट फिक्स हो जाती है। तो अब ना यही मान के चलिए। अच्छा, अब मेरी जितनी बात रहेगी ना वो ना और सब्जेक्ट्स को लेके नहीं रह पाएगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट अलग होता है। जो भी टीचर आपके सामने आएगा वो अपने सब्जेक्ट्स की बात रखेंगे। तो मैं जो बातें आपको बताऊं वो आपको ना एसएसटी के पेपर में ध्यान रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनमें से बहुत सारी बातें और एग्जाम के लिए भी सही होंगी, वो आप देख लेना कि कौन से एग्जाम में सर की ये वाली बात भी चल सकती है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो केवल एसएसटी के एग्जाम से रिलेटेड होंगी, तो इसीलिए आप मेरी बातों को केवल एसएसटी की बात समझ। अब एक बात और है, इस बात को और समझ के चलेंगे हम कि ये मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि आज की ये क्लास होने के बाद सारे टीचर जब प्रेजेंट कर देंगे उसके बाद आप ये मान के चलिए सेम कंटेंट लिखने के बाद भी अगर आप टीचर्स की बातों को फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम शीट के अंदर 5 से लेकर 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप उसी कंटेंट को लिख के आइए सेम जो आपको लिखना है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन में आप इन बातों का ध्यान रखना जो आज बताई जाएंगी। तो उस सेम कंटेंट के बाद भी आपके एग्जाम के अंदर आपको 5 से 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा कि जो बच्चा हमारी इन बातों को फॉलो करके लिखेगा और जो बिना फॉलो करे लिखेगा उसके 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहेगा। और मेरे हिसाब से 5 से 7 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप ध्यान से बात को सुनेंगे तो 5 नंबर का फर्क तो आपके एग्जाम शीट में आने वाला है। तो जिसके 90 है उसके 95 आ सकते हैं और जिसके 95 है उसके 100 तक भी पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को जरा ध्यान रखना। हो सकता है किसी के दिमाग में, क्योंकि ना ये जो नेगेटिविटी भी होती है बहुत से, किसी के दिमाग में आया हो जिसके 100 आने हो, मुझे लगा था इधर से कोई बोला है। तो इसीलिए ये होती है नकारात्मकता की बात, नेगेटिविटी। जिसका दिमाग नेगेटिव तरफ चलेगा वो नेगेटिव सोचेगा और जिसका पॉजिटिव चलेगा वो पॉजिटिव। चलिए, तो हम बात शुरू करते हैं एग्जाम की। सबसे पहले आप सबको पता है 10th के अंदर हम लोग की 4 बुक्स होती हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और चारों जो बुक हैं बच्चों वो 20-20 मार्क्स की हैं, 20-20 नंबर के हैं। हालांकि जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें चेंज होकर आया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 25-25 की कर दी गई थी और इकोनॉमिक्स और सिविक्स 15-15 की। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही, 3 महीने बाद ही दूसरा नोटिफिकेशन आया और जिसके अंदर दोबारा से जो पिछले साल तक जो पैटर्न था उसी को लाया गया और 2020 दोबारा इसे ला दिया गया था। तो ये तो एक सिंपल सी बात है कि हमारा जो है कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि 2020 हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट, ये इंटरनल का आपका है 10 नंबर और 5 मार्क्स का सब्जेक्ट का है, पोर्टफोलियो है। इसमें कोई ऐसी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ये आप लोगों को क्लास अपने टीचर बता देंगे। नेक्स्ट कीजिए सर। एक बात ध्यान रखिएगा, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर ना कम लगा के ज्यादा मिलता है। ये अब आप समझ लो मेरी बात। आपको मैथ ना बहुत पढ़ना पड़ेगा, सारिका मैडम कहेगी 2-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा तब जाके 90 आएंगे। इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारा एसएसटी सब्जेक्ट है ना, मैंने इसको एक नाम दे रखा है, जो बच्चे पढ़ते हैं बता देंगे। मैं इसे कहता हूं बनिया सब्जेक्ट है ये। कम से कम लगाओ और ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। लिख के रख लो मेरी बात को। आप आधे घंटे इन्वेस्ट कर दो डेली
नित नियम एक तरीके से बिल्कुल प्लान तरीके से आप 90 प्लस इजीली चले जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा मैथ नहीं है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं है हमारे सिस्टम में। साइंस में आपको 2-2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 3-3 घंटे भी पढ़ते हैं आप, मैथ के अंदर पढ़ना पड़ेगा। हमारी एसएसटी बड़ी सीरीज ही है, आधा घंटा लगाओ 30 मिनट और 90 नंबर पर। मैं तो ये भी कहता हूं कि अभी से जिसने आज तक भी ढंग से तैयारी नहीं करी है, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है एसएसटी, अगर आज से, आज की डेट आप लिख लीजिए 14 दिसंबर से लेकर के, और लगभग मैं कल गिन रहा था 80 दिन है आपके एग्जाम के। आज से अगर एसएसटी के एग्जाम के बीच के डिफरेंस को गिनेंगे तो शायद 80 या 81 डेज हैं। आप इन 80 दिन के अंदर भी अगर 30 मिनट डेली इन्वेस्ट कर देंगे तो जहां आप हैं उससे कम से कम 10 नंबर प्लस हो जाएगा एसएसटी के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कम से कम लगाना है, ज्यादा ज्यादा पाना है, कम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम प्रॉफिट है, आपकी परसेंटेज को ऊपर लेके जाएगी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सर नेक्स्ट, बिना प्लानिंग के कोई काम सक्सेस नहीं हो सकता। सुन लो ध्यान से बात को। मैं जब भी बात करता हूं तो एक बात कहते हैं, 2 बच्चे हैं क्लास के अंदर, दोनों पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं। एक 8 घंटे पढ़ता है लेकिन उसकी ना प्लानिंग नहीं है, कुछ भी उसकी प्लानिंग नहीं है और वो प्लानिंग से नहीं पढ़ता कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, अगर ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है, मुझे कितना लिखना है, मुझे हेडिंग्स में लिखना है, वो इन चीजों को नहीं देखता। लेकिन एक बच्चा 6 घंटे पढ़ता है, उससे 2 घंटे कम पढ़ता है लेकिन प्लानिंग से पढ़ता है। तो एक बात ध्यान रखना, नंबर हमेशा प्लानिंग से पढ़ने वाले के आएंगे। देखो कोर्स पूरा करने से नंबर नहीं आएंगे कभी भी। कौन कौन बता सकता है कि एसएसटी में मुझे, हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? हाथ खड़े करके बोलेगा कोई नहीं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ये देखो सूर्य बताओ। वेरी गुड, बैठ जाइए। मैंने कितनी बार बोला क्लास में 19 चैप्टर का टारगेट है, 19 चैप्टर है, 4 किताब। तो इसीलिए आपके पास अगर प्लानिंग नहीं है, आपके फिंगर्स पे अगर सिलेबस नहीं है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप जो कंटेंट है ना बेटा, वो उंगलियों पे होना चाहिए। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी में 6 चैप्टर हैं, ये रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, बिल्कुल उंगलियों पे अगर है, जिसको सब कहते हैं कंटेंट की नॉलेज होना सफलता की आधी कुंजी, ये मान के चलिए आप। तो बिना प्लानिंग के आप लोगों को नहीं सक्सेस हो सकते। इसीलिए आप लोग क्या करें, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको एसएसटी किस टाइम पढ़नी है। 35 से 40 मिनट निकालिएगा और उसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका दीजिए। जहां बैठ के आप पढ़ते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है उसके ऊपर उसको पेस्ट कर दीजिए और उसको बिल्कुल फॉलो करना है जैसे आप और चीज फॉलो करते हैं। तो इसीलिए प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता। प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप घर पे प्लानिंग से पढ़ेंगे तभी आप पेपर को बीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। फिर पास तो हो जाएंगे। देखो पास होने की बात नहीं है, केवल बात है मार्क्स लाने की, नंबर लाने की। 90 प्लस अगर लाने हैं तो बिना प्लानिंग के आप छोटे से छोटा काम करके देख लीजिए। आपके घर में कोई छोटा फंक्शन है, आप बिना प्लानिंग के करो, एंजॉयमेंट होगा नहीं। आप प्लानिंग से करेंगे तो सक्सेस होगा। तो इसीलिए प्लानिंग सबसे मेन चीज है। एक बात और है कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। आई कैन वाली फीलिंग जब आएगी कि भाई मुझे, अच्छा तो एक बात और बताते हैं, बच्चा कोई बेकार नहीं होता। आप ये सोचो कि मैं तो अब तक 40 नंबर का बच्चा रहा हूं, 40% मेरे आए हैं, 60 आए हैं। आप अगर ये बात सोच लें कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मुझे क्लास में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, तो सबसे पहले ना, जब तक आपके अंदर ये फीलिंग, हम जो सोचते हैं ना, जो हमारा दिमाग होता है वैसे ही हम बनना भी शुरू कर देते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे, अगर हम ये बात समझ में रहेगी हमारे कि हम नंबर ला सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो आएंगे। अगर हम पहले पर्वत है बहुत बड़ा और मैं नीचे खड़ा होकर क्योंकि अरे इतना बड़ा है मैं नहीं चढ़ सकता इस पे, कैसे, तो आप कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो एक सबसे पहली फीलिंग ये होनी चाहिए कि भाई इस पर्वत के ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा, और फिर आप दौड़ना शुरू करेंगे तो 50% चांस है, तो फिर 50% चांस है कि आप चढ़ गए। मतलब अब तो ये है कि बस आपको जो एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी करनी है। तो यहां पर भी ये बात आती है कि आप लोगों को अपना बिलीफ सिस्टम मजबूत करना पड़ेगा कि मुझे 80 में से 70, 75, 60 जो जिसका जितना स्टेटस है
उसके हिसाब से मुझे वो नंबर लाने हैं। तो ये आई कैन वाली फीलिंग जब आएगी तभी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बात सोचने की है कि अच्छे नंबर लाने हैं, ये दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजी है ना, इसको बदलना पड़ेगा दिमाग में, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ना ये हमेशा दिक्कत रहती है कि पेपर जब हम करने बैठे हैं तो टाइम मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए। ये छोटा सा टाइम मैनेजमेंट मैंने तैयार किया है, आप चाहें तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। एक 1 मार्क्स के हमारे एसएसटी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 के 20 एमसीक्यू होते हैं। इस पे आप 1 मिनट लगाइएगा। जब हम 1 मिनट लगाते हैं तो 20 क्वेश्चनों के 20 मिनट बैठते हैं, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर आगे 25 मिनट लगाए इसके। 20 क्वेश्चनों को जब हम 1 मिनट के हिसाब से करते हैं तो 20 मिनट आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 25 मिनट लगाए। फिर 2 नंबर के 4 क्वेश्चन है हमारे पास। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 4 आएंगे, जिसको हम 6 मिनट दे रहे हैं पर क्वेश्चन, तो 24 मिनट वो हो गए। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन 5 आएंगे, वो 8 मिनट के हिसाब से आप खर्च कीजिए। एग्जाम के अंदर ना आपके पास वॉच होनी बहुत जरूरी है। घड़ी अगर आपके पास होगी, क्योंकि बिना, वही वाली बात है, बिना मैनेजमेंट के, बिना टाइम बनाए हुए आप नहीं कर सकते अच्छा। तो इसीलिए आपके पास वॉच जरूर होनी चाहिए, घड़ी जरूर होनी चाहिए, और तभी आप ये कर पाएंगे। तो 8 मिनट क्वेश्चन में लगाएंगे तो 40 मिनट हो गए। फिर ये 4-4 नंबर वाले 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हम दे रहे हैं आपको 9 मिनट। तो 9 × 27 27 ये हो गया। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है, उसको 11 मिनट आप दीजिए क्वेश्चन को, 44। और 2 मैप जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से, उस पर आप 10 मिनट लगाइए। 10 मिनट बहुत ज्यादा दिए मैंने, 10 मिनट का काम होता नहीं है, वो 2 मिनट का काम होता है, लेकिन फिर भी 10 मिनट अगर हम लगाते हैं तो बच्चों उसके बावजूद भी रिवीजन के लिए हमारे पास 10 मिनट बचते हैं। 180 मिनट है हमारे पास पेपर लिखने के लिए। अगर हम इस टाइम मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो हम इसको 10 मिनट भी बचा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 10 मिनट वहां फालतू लगा दिए एक तरीके से मैप के, और 5 मिनट 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, वो अगर आप बचा लेंगे तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और जिसने लिख लिया अच्छी बात है। बाकी मैंने फिर कहा कि ये ना आप अपने हिसाब से भी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। किसी बच्चे को लगता है कि मैं 5 नंबर के क्वेश्चन में मुझे ज्यादा लिखना, मेरे अंदर एनर्जी है, तो वो उसमें टाइम बढ़ा सकता है, 2 नंबर में कम कर सकता है, वो अपने हिसाब से आप कर सकता है, प्लस माइनस। कहते हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, वो बेस्ट होता है। अब जब कॉपी चेक करने के लिए टीचर आपकी बैठा है, तो जो शुरू के क्वेश्चन आपके होने चाहिए ना, वो बिल्कुल एट्रैक्टिव होने चाहिए। पहले जो शुरू में पॉइंट आप लिख रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर जो आप लिख रहे हैं, अगर वो शुरू में ही आप उसके अंदर कोई अच्छी माइनस बातें लिख देते हैं, आप नहीं है पॉइंट, वो रिलेवेंट पॉइंट ही नहीं है, उससे मैच ही नहीं कर रहा है आंसर से, तो इसका एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। और फिर टीचर के देखो, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, वो आपको पहचानते हैं। जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, जब दीपक सर कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कॉपी क्लास में किस बच्चे की। तो थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि ये बच्चा ऐसा और ये बच्चा ऐसा है। लेकिन मुझे बताओ, क्या बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला टीचर आपको जानता है? नहीं जानता। उसके लिए वो कॉपी जो 100 नंबर लेके आएगी, पूरे 80 आएगी, और जो 45 लाएगा, उसके लिए दोनों कॉपी बराबर है। पढ़ने से पहले, कॉपी खोलने से पहले उसके लिए दोनों कॉपियां बिल्कुल बराबर है। अच्छा जी, अब वो कैसे आपका इंप्रेशन जमेगा? आपका इंप्रेशन जमेगा जब आप शुरू में ही क्या करेंगे, स्टार्टिंग के अंदर आपके जो पॉइंट होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। शुरू के जो क्वेश्चन आप लिखेंगे वो बहुत सही होंगे, ताकि टीचर को लगे कि हाँ भाई बच्चा अच्छा है, इसने क्या किया, तैयारी की है। देखो, एक बात समझ के क्वेश्चन पेपर लिखना चाहिए एसएसटी का। कुछ बच्चे ना ये सोच के पेपर लिखते हैं कि मेरा पेपर पढ़े ना, टीचर से छुपा के लिखते हैं। जो टीचर से छुपा के लिखेगा वो नंबर नहीं ला सकता। आप पेपर ऐसे लिखिएगा, टीचर को पढ़ाइएगा कि भैया आपको मेरा पेपर पढ़ना है, आपको मेरी शीट पढ़नी है। वही 90+ नंबर लाने के लिए टीचर को कॉपी पढ़ानी पड़ेगी, और टीचर को कॉपी पढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू के जो आपके पॉइंट है वो बहुत ज्यादा क्या हो, एट्रैक्टिव हो, अच्छे हो, ताकि टीचर पे अच्छा सा इंप्रेशन जमे कि जो बच्चा है वो ठीक है,
बाद में जाकर अगर कोई एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस भी हो गए तो यानी कि एक आधा क्वेश्चन को हिल गया, बाकी बच्चे ने अच्छा किया है। तो इसलिए शुरू के पॉइंट में ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अभी जो हम बात कर रहे थे कि एग्जाम हॉल के अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है वो कैसे बनेगा, आपको घड़ी जरूर पहन के जानी है। लेकिन आप सबको पता है स्मार्ट वॉच पहन होती है, वो नहीं पहन के जानी। जो नॉर्मल वॉच होती है वो आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम के अंदर जरूर पहन के जाएंगे। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है क्लासरूम के अंदर वॉच नहीं है और फिर आपको किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, वहां पर आपका ज्यादा समय लग गया, तो बाद के क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको घड़ी जरूर पहन के जानी है। एग्जाम हॉल के अंदर आपके पास क्या होनी चाहिए, अपनी वॉच होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। सभी पेपर में की बात है, केवल एसएसटी की बात नहीं है। मैंने परसों अपनी क्लास में एक बात करी। अच्छा एक बात बताओ, जब रोहित शर्मा या आपके विराट कोहली जब मैच खेलने उतरते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि सीधा मैच खेलने जाएंगे, अभी हम तो प्रैक्टिस तो करने की जरूरत है नहीं, सीधा मैच खेलने चलेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो लोग पहले भी घंटों अपने मैच से पहले 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन लगातार प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो लोग क्या कर सके, मैच में अच्छा कर सके। अब हमारे साथ क्या दिक्कत है, सुनिए, आप लोग ना लिखने से बचते हैं आज के टाइम में। जो हमें ऐसा लगता है कि 3 घंटे बैठ के लिखना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है, ये मुझसे नहीं हो सकता। लेकिन अगर नंबर लाने हैं तो ये करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एसएसटी के अंदर अगर नंबर लाने हैं तो ये रामबाण तरीका है, पेपर सोल्व करना। घर पे 3 घंटे के लिए अपने पेरेंट्स से कह दो मुझे परेशान मत करना, मेरा है पेपर एसएसटी का। घड़ी सामने लगा करके क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाओ और उसे पूरा सोल्व करो और उसको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर को स्टेपलर करके अगले दिन लाके अपने स्कूल के टीचर को दे दो कि मैडम ये कल मैंने एक पेपर सोल्व किया था, ये चेक करके मुझे दे दीजिए। टीचर आपको कॉपी चेक करके वापस कर देंगे। इससे क्या होगा, अगर आपने पेपर से पहले 5 से 7 सैंपल पेपर घर पे सोल्व कर लिए तो जो मैनेजमेंट हमने बनाया ना टाइम का, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। आपको पता लग जाएगा कि आप 5 नंबर के क्वेश्चन में 11 मिनट लगा रहे हैं या 5 नंबर का क्वेश्चन आपकी 15 मिनट ले रहा है या आप 8 मिनट में उसको क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर पा रहे हैं। क्योंकि हर किसी की राइटिंग स्किल एक बराबर नहीं होती, 5 उंगली कभी बराबर हो ही नहीं सकती। हम सबको पढ़ाते हैं, 50 बच्चे क्लास में होते हैं, नंबर नहीं आते सबके एक से। क्यों? क्योंकि हर किसी की प्रेजेंटेशन, लिखने की योग्यता, क्षमता, सब चीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसीलिए ये चीज करिएगा, आप घर पे पेपर सोल्व कीजिएगा। मैं तो यहां तक कहता हूं बच्चों से कि एक पेपर सोल्व करने का मतलब है आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 3 नंबर प्लस मान के चलो। इतनी प्रैक्टिस आप एक पेपर सोल्व से कर लेंगे कि जितने नंबर आपके आने होंगे आप 3 नंबर प्लस मान लीजिए। क्योंकि जब आप 35 क्वेश्चनों को एक प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। 35 के साथ साथ आप 35 क्वेश्चन उसके साथ के जो होंगे वो भी आपको समझ में आएंगे। तो इसीलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, पेपर सोल्व करना जरूरी है। नेक्स्ट, पढ़ते समय हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये तो इजी है, इसे तो कर लेंगे, ये जो मुश्किल वाला है ना इसे देख ले पहले। उस चक्कर में क्या होता है, वो इजी भी चला गया और मुश्किल तो आया नहीं। तो अब क्या है, अब दिक्कत ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो इजी कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप क्या कीजिए। क्योंकि ना हम लोगों को क्या करना है, हमारी जंग है 80 नंबर की। जो 80 नंबर की जो जंग है, 80 नंबर की जो जंग है उसको हमें क्या करना है, कवर करना है। अब 80 नंबर की जो जंग है उसको कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट पहले करके कि भाई ये मेरा इतना हो गया, 19 चैप्टर में से जो चैप्टर इजी हैं वो पहले मैं करके कवर कर लूं। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि 19 में से मेरे 11 चैप्टर हो गए 6 बचे, और उन 11 चैप्टर के अंदर भी जो इजी कॉन्सेप्ट है वो पहले निपटा के हम लोगों को ये चीज हम इससे क्या हो गए, फ्री हो गए। तो इसीलिए ये भी ध्यान रखना है कि आपको इजी कॉन्सेप्ट पहले खत्म करके उसे निपटा लीजिए। और एग्जाम के अंदर भी जो आ रहा है पहले कर लो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये तो मुझे आता है, पहले ये कर लो जो नहीं आता। अब क्या हुआ, टाइम निकल गया, जो आता था वो भी छूट गया और जो नहीं आता वो तो किया ही नहीं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे उसके अंदर जो मेरी एडवाइस है
जो मेरी एडवाइस है वो मैं आपको ये सलाह देता हूं कि 5 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की रीडिंग मत करना। आपको क्या करना है फिर 15 मिनट में? उस 15 मिनट में आपको 2 जगह काम करना है। एक तो केस पे काम करना है, जो 12 नंबर का हमारा केस के क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, एक तो उसके ऊपर काम करना है और एक काम करना है 5 नंबर के मैथ के ऊपर। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाए 15 मिनट के अंदर से, तो 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उन पे आप होमवर्क कर लीजिए उसके ऊपर। लेकिन 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों को रीडिंग करके मत टाइम खराब करना। मुझे वो टाइम खराब लगता है, ये मेरी राय है। बाकी आप लोगों की पर्सनल क्या होगा वो आप देख लेना। मैं फिर कह रहा हूं 15 मिनट में जो आप लोग कोशिश करना, केस को खत्म कर लेना, केस की तैयारी कर लेना कि भाई मुझे इसका ये आंसर लिखना है, मैप को देख लेना और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन देख लेना। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर को मत पढ़ना, उससे पजल हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन भी लैंग्वेज घुमा के आ जाते तो हम डर जाते हैं, और सीधे सीधे आ जाते तो ज्यादा खुशी में भी कभी कभी पेपर खराब हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आया बड़ा इजी, आया 2 नंबर का, और भैया 2 नंबर का है, तुम तो रुक ही नहीं रहे हो, चल पूरा पेज भर दिया। भैया टीचर तो चाह के भी 2 नंबर से ज्यादा नहीं दे पाएगा ना। हमेशा ये ध्यान रखना है नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर वही क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको 2 पॉइंट लिखना है, कैसे लिखना है। और अगर वही क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है, तो आपको कितना लिखना है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है हमेशा कि नंबर के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, कितने नंबर का पूछा गया। क्योंकि अगर आप ज्यादा भी लिखेंगे तो कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, पेपर में ये लिखा होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन 30 शब्दों से अधिक ना हो, 30 से ज्यादा ना हो, ये लिखा होता है। ये नहीं लिखा होता कि कम से कम 30 हो, ये लिखा होता है 30 से ज्यादा ना हो। तो आपको अपना आंसर ना 30 से कम कम में देना है। क्योंकि पता है बड़ा लिख के तो कोई भी लिख देगा, छोटा लिख के सही आंसर लिखना ये एक बड़ी बात है। तो इसीलिए ध्यान रखना नंबर के हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। आपको टीचर के लिए इजी करना है ताकि वो आपकी कॉपी चेक करे। तो पॉइंट्स आपको दिखेंगे तो खाली पॉइंट पढ़ेगा और आपको टिक करके आगे चलेगा। आपको राम कहानी की तरह पैराग्राफ में नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे पैराग्राफ में लिखते हैं, जब आते हैं सर लिखा तो पूरा है आपने तो नंबर दिए। आपको पॉइंट्स में ही लिख के आना, ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन पॉइंट्स में बन ही नहीं रहा, तो आप क्या करो, उसके अंदर भी तरीका है। आप उसके जो पैराग्राफ है ना वो छोटे कर दो, उसको तोड़ तोड़ के लिखो। 3-3 लाइनों के पैराग्राफ बना दीजिए। आप पूरा एक ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा एक पैराग्राफ बना के मत लिखिए, उसका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट्स का ध्यान रखना है, पॉइंट्स में लिखना है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन जहां लिखेंगे, कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाला 4, लग रहा है 9, ठीक है, और क्वेश्चन के नीचे आप एक अंडरलाइन कर देंगे। और इसके साथ साथ जितने भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें आप हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग समझते हो ना, जैसे कि आपको वियना कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन था, अभी 5 नंबर का दिया था, तो बच्चों ने कहा कि सर आपने इसमें पूरे 5 नहीं दिए, 4 दिए। तो आपको जो हेडिंग बताई गई है टीचर ने, पहले एक हेडिंग लिखेगा और फिर उसके नीचे उसको क्या कीजिए, 2 लाइनों में 3 लाइनों में एक्सप्लेन कीजिएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आपको हेडिंग का इस्तेमाल करना है। 5 नंबर पूरे लेने के लिए, अगर टीचर से पूरे 5 नंबर लेने हैं एसएसटी के अंदर, तो आपको 4 हेडिंग या 5 हेडिंग में उस आंसर को लिख के आना है। और एक बात और ध्यान रखना है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हो सके तो आप लोगों ऊपर इंट्रोडक्शन जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया उससे पहले की शुरू की 2 बातें आप उससे लिखकर, जैसे वियना कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन ही आया तो आप बता दीजिए 1815 में वाटरलू हुआ, उसके बाद तो एक लाइन इसमें जरूर लिखिएगा। तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना भैया। पूरा पेपर हो गया, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद जो आपकी समझ में उस क्वेश्चन को लेकर के आ रहा हो, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आपने कोर्स पढ़े लेकिन पूछा रिजल्ट है और आपको रिजल्ट आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जितना आता उतना लिखिए, जो आता है वो लिख के आ दो, लेकिन छोड़ के नहीं आ रहा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये चीज काम लास्ट में करनी है। कहीं सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा करके आओ कि सर ने कहा था छोड़ के नहीं आना भाई साहब, मैं तो ये लिखूंगा इसके लिए, ये ध्यान रखना।
तो इसीलिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड आपको लगे लास्ट में क्वेश्चन छूट गया एक या दो, तो आप उसे लिख के जरूर आए, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना कोई भी। ये मैंने बता दिया आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन और जो है आपका लास्ट में कंक्लूजन लिखने की जरूरत है। जिन क्वेश्चन में आपको लगता है लिखा जा सकता है उसमें लिखिएगा। नेक्स्ट, कोशिश कीजिएगा कि कोशिश करनी है, जरूरी नहीं है, अगर ऐसा ना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि सारा जो सेक्शन है ना 2-2 नंबर के क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा, 3-3 नंबर के क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश कीजिएगा, 5 कोशिश करनी है। मैं फिर कह रहा हूं ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है तो आप गलत क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, जो छूट रहा है छूट जाए, बाद में हमें ऐसी सीक्वेंस बनानी है। देखो ये तो गलत होता है कि पहला क्वेश्चन 27, 15, 35 ये ऐसे नहीं करो। हाँ ऐसे ठीक है, पहला करा, दूसरा करा, तीसरा नहीं तो छोड़ दो, चौथा नहीं तो छोड़ दो, 5वां कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया, 8 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 10 छोड़ दिया, 11 आता है, ये तरीका तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि पहले बिल्कुल ही आप फर्स्ट से सीधे 35 पे चले गए, ये थोड़ी सी अटपटा रहता है। हालांकि कोई इससे ये नहीं कि नंबर कटेंगे, पर लेकिन हम लोग अपनी तरफ से सेफ साइड लेके चले तो ज्यादा सही है। नेक्स्ट, मैप को पेंसिल से भर के आना है, पेन से भर के नहीं आना, ठीक है। मैप को पेंसिल से भर के आना है, पेन से भर के बिल्कुल नहीं आना। सुन लो ध्यान से बात को, ठीक है। क्यों, इस पे बाद में बात कर लेंगे क्यों, ठीक है। अच्छा, और बांध के जरूर आना है, सीट के बीच में बांध के आना है। आप पीछे बांध देते हैं बहुत बार बच्चे, तो बेटा वो क्या होता है, कैरी करते हुए क्या होता है, फट जाता है, गिर जाता है, तो दिक्कत आती है आपके 5 नंबर के। मैप अगर रहेगा, अगर मैप नहीं भी आता तो भी मैप को बांध के आ जाना। अगर मैप नहीं भी भरा है आपने तो ये मत सोचना कि घर ले जाऊं इसको, ठीक है, घर पे काम आएगा, कॉपी पे जाके नोटबुक पे चिपका देंगे, उसे बांध के आ जाना, 1 रुपए का मार्केट से मिल जाएगा बाद में। नेक्स्ट, हमारे एग्जाम के अंदर कुछ ना ब्लाइंड्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, जो ब्लाइंड्स है उनके लिए। हम कभी कभी उन क्वेश्चनों को ना अटेम्प्ट कर लेते हैं गलती से। अब वो कैसे हो जाता है, वो ऐसे हो जाता है जब आपने कोई क्वेश्चन पेपर पढ़ा हो, तैयार किया हो तो आपको पता लगेगा, लेकिन आपने कोई तैयार नहीं किया हो तो आपको पता नहीं लगेगा। इसीलिए आप ये ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन ब्लाइंड्स के लिए हैं वो आपको छोड़ने हैं, वो आपको नहीं करने हैं, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करने होते, वो उन्हीं के लिए होते हैं, और वो मैप के बदले होते हैं उन लोगों के, क्योंकि वो मैप होता है ना, मैप तो आप तो देख सकते हैं लेकिन वो नहीं देख सकते, इसलिए मैप के और में उनके लिए वो क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आए तो एक एडवाइस ये है कि दोनों लैंग्वेज में रीड कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेंटेंस की हमें हिंदी क्लियर नहीं होती, किसी की इंग्लिश क्लियर नहीं होती, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन, तो उसको इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लो। इंग्लिश मीडियम वालों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा गया है, तो एक बार हिंदी में भी पढ़ लो इस क्वेश्चन को। तो कोशिश, जो क्वेश्चन क्लियर, जो पढ़ते ही समझ आए उसकी तो बात खत्म है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो उसको आपको दोनों लैंग्वेज में क्या करना है बच्चों, रीड कर लेना है, ताकि आपकी ये एक समस्या क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, हो सके तो जो क्वेश्चन नंबर डालें आप, आंसर नंबर, वो शीट के मिडिल में डालें, ताकि बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाए कि यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू हो गया है। हम लोग कभी कभी जैसे यहाँ से भी शुरू करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है आप, लेकिन फिर भी एक एडवाइस है थोड़ा सा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 डाल के बीच में शुरू करें तो थोड़ा सा सही रहेगा, वो अलग लगेगा। नेक्स्ट, बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर ना कुछ मेन बात होती है, कोई किंग का नाम है, राजा का नाम है, कोई प्लेस है, कोई ईयर है, आप कोशिश कीजिए उनको अंडरलाइन कीजिए। उस क्वेश्चन के अंदर आपको जो भी लग रहा है, उस लाइन के अंदर एक आपने 5 लाइनों की एक हेडिंग को एक्सप्लेन किया है, उस 5 लाइन के अंदर एक लाइन जरूर ऐसी होगी जो पूरे क्वेश्चन को एग्जांपल रखेगी, आप उसको क्या कीजिएगा, अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, कोशिश कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी बच्चों को लगता है, क्योंकि ये इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि शुरू में ना एनर्जी ज्यादा होती है हाथ में, और आप लास्ट में चलते चलते अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन लिख के आओगे ना तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन लिख के आओगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। इसलिए पहले कोशिश कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन पहले निपट जाए 5-5 नंबर के, तो ज्यादा सही रहता है। नेक्स्ट,
जब कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिएगा पहले ही, जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें, तो खैर वो तो मैंने आपको बोल दिया कि आप उस पे क्वेश्चनों को पढ़िएगा मत, ठीक है। ये उसी से जुड़ गया कि भाई आप जो है फर्स्ट रैंक के कौन से क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें निपटा लीजिएगा, फिर बी में आपको कौन कौन से आते हैं फिर उनको निपटा लीजिएगा, और लास्ट में जो नहीं आते, जो करके ही आने हैं लास्ट में, वो भी लास्ट में करके आ जाइएगा। नेक्स्ट, एग्जाम से पहले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना भैया, ठीक है। जो पिछला तैयार किया हुआ है उसी को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। एग्जाम से पहले दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपने जितने चैप्टर पढ़ लिए, जो टॉपिक छूट गया उसे छोड़ो, अब उसे पढ़ के दिमाग खराब मत करो। हाँ, अगर टीचर से मिल रहे हैं आप और वो आपको समझा सकता है तो एक अलग बात है। अगर आपको पता है कि टीचर से कोई कांटेक्ट नहीं है तो भैया आप एग्जाम से पहले कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन को करने के बाद ना थोड़ा सा ऐसा 1 या 2 लाइनें छोड़ दीजिए, और ताकि बाद में जब आप रीडिंग सेक्शन को मतलब उसे पढ़े पूरा तो कुछ नया याद आए तो लिख सके। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप हर क्वेश्चन में 5-5 लाइनें छोड़ दें, तो वो भी बेकार लगेगा टीचर को, वो भी नहीं होना चाहिए। बस इतना कि तो पता भी ना लगे कि 2 लाइनें छोड़नी है, ताकि कुछ नया आ जाए तो आप उसमें क्या कर सके, बाद में ऐड कर सकते। हो सके तो लाइन डाल दीजिए हर क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद। थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे मैम चेक करते हैं तो करते भी आप में से, हर क्वेश्चन के बाद को खत्म करके लाइन डालते हैं अगला क्वेश्चन करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी कितनी स्पीड है, तो जितनी स्पीड के हिसाब से आप इस चीज को क्या कर ले, मैनेज कर ले। चलिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फायदा आपका हो जाएगा इस चीज से, और अगर 3-4 नंबर भी आपके बढ़ गए तो काफी है। दीपक सर, धन्यवाद। चलिए एक बार विपुल सर के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता है कौन सी ताल है, हमारे यहाँ है सैनिक ताल। 1 2 3, चलिए एक बार सैनिक ताल। और दोबारा से पुनः मैं भरत जी से निवेदन करूंगा, एक बार हमारी जो ये ऑडियंस बैठी हुई है इनकी तरफ आप ये कैमरा कर दें, और एक बार विपुल जी के लिए पुनः सैनिक ताल। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान दीपक जी से।